जब से मेरी मंगनी हुई थी तब से सुहाना मेरे कान खा गई थी। मंगनी के फौरन बाद ही मेरी नंद सुहाना ने मुझसे दोस्ती कर ली थी। जब भी वो मुझे फोन पे बात करती तो राघव की ही बात किया करती थी। कहती राघव को ये पसंद है, राघव को वो पसंद है, उसे ये नहीं पसंद, उसे वो नहीं पसंद, वो ठंडा खाना नहीं खाता, अपने कामों में उसे जरा भी लापरवाही पसंद नहीं, और ना ही ऊंची आवाज में किसी का उससे बात करना पसंद है। उसे कम प्राइस की चीजें पसंद नहीं आती, वो जूठे ग्लास में पानी तक नहीं पीता, आज तक कभी उसने यूज की हुई चीज का यूज नहीं किया है। इस एक महीने में ही मेरी नंद मेरा दिमाग चाट गई थी और मैं उस समय चुप ही रहती थी, उसकी बातें सुन लेती थी, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकती थी क्योंकि रिश्ता ही कुछ ऐसा था। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मैं राघव के हवाले से बहुत ज्यादा डरी हुई थी, और वजह शायद सुहाना की बातें थी जो मेरे इस वक्त दिमाग में घूम रही थी। क्योंकि सुहाना की बातें सुनकर जो नक्शा राघव के लिए मेरे दिमाग में आया था वो एक फिल्मी रूड हीरो जैसा था। सख्त मिजाज, नाक पे मक्खी भी न बैठने देने वाला आदमी। जब मुझे राघव के कमरे में लाकर बिठाया गया तो मुझे अजीब सी घुटन का एहसास हो रहा था। बार बार सामने रखे ड्रेसिंग टेबल के आईने में मैं अपना आप देख रही थी। कभी अपने बिंदी ठीक करने लगती, कभी ये देखने लगती कहीं मेरे मेकअप में कोई कमी तो नहीं रह गई, मैं अच्छी तो लग रही हूँ या नहीं, पता नहीं मैं राघव को पसंद आऊंगी भी या नहीं। ऐसे ख्याल मुझे इसीलिए भी आ रहे थे क्योंकि स्टेज पे सब सुहाना मेरे पास बैठी तस्वीरें ले रही थी तो यही कह रही थी कि ये कैसा मेकअप कर लिया है तुमने पूजा, राघव तो तुम्हें एक नजर भी नहीं देखेगा। अपनी नंद के बिगड़े हाव भाव देखकर मुझे लगा कि पता नहीं कहीं मैं कोई कार्टून तो नहीं लग रही हूँ। हालांकि मैंने बहुत ही अच्छे और महंगे ब्यूटी पार्लर से मेकअप करवाया था। एकदम ही कमरे का दरवाजा खुला और मैं संभल कर बैठ गई। मुझे लगा कि शायद राघव कमरे में दाखिल हुआ है, लेकिन मेरे कमरे में तो सुहाना आई थी। कमरे में आते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसे देखकर मुझे कुछ हैरत हुई थी क्योंकि हमारे यहाँ शादीशुदा पहली रात दुल्हन के कमरे में कुंवारी नंद यूं मुंह उठाकर नहीं चली जाती थी, एक शर्म की बात समझी जाती थी। लेकिन उसके चेहरे से लग रहा था जैसे कुछ बदहवास सी हो। फौरन से मेरे पास आकर बैठ गई, कहने लगी आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। राघव तो कमरे में आने के लिए भी राजी नहीं है। माँ से कह रहा है कि आपने मेरी शादी कैसी लड़की से करवा दी है, मेकअप देखा है उसका, लड़की कम और कार्टून ज्यादा लग रही है, इतना मेकअप थोप रखा है, कहीं लड़की काली वाली तो नहीं। सुहाना की बातों ने मुझे और भी ज्यादा डरा दिया था। वो मुझसे कहने लगी मैं नहीं चाहती मेरा भाई आए और तुम्हें देखकर उसका दिल खराब हो जाए। ये कहकर उसने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रखे टिश्यू बॉक्स से 5-6 टिश्यू निकाले और जल्दी से मेरे पास आ गई। देखते ही देखते उसने मेरा सारा मेकअप साफ कर दिया था, जहां तक कि लिपस्टिक तक हटा दी थी, मेरे जेवरात भी उतार के रख दिए थे। कहने लगी राघव को इतनी ज्वेलरी वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है, और तुम देखो तुमने तो इतना बड़ा झूमर, टीका, बिंदिया और गले में नेकलेस डाला हुआ है, तौबा तौबा। ये कहते हुए उसने मेरी सारी ज्वेलरी उतार चुकी थी। मुझे बिल्कुल सादा सा करके वो कमरे से बाहर चली गई थी। मैं तो उसकी हरकत पे हैरत से उसे देखती रह गई थी। कुछ देर बाद ही मेरे कमरे का दरवाजा खुला था और राघव मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुआ था। लेकिन जैसे ही मेरे पास आकर बैठा मुझे देखकर एकदम चुप सा हो गया था। फिर घड़ी की तरफ देखने लगा, कहने लगा असल में मेरे दोस्तों ने मुझे बाहर ही रोक के रखा था। शादी की रात
बस दूल्हे की यही सामत आती है, कजन और दोस्त पीछा नहीं छोड़ते। ये कहते हुए उसने अपने हाथ में पहनी घड़ी को दोबारा देखा था। शायद मैं ज्यादा ही लेट हो गया हूँ, तुम ज्यादा थक गई हो इसीलिए अपनी ज्वेलरी उतार दी है। चलो कोई बात नहीं, तो अच्छा किया। ऐसा कहकर उसने बेड पे रखी मेरी ज्वेलरी उठाई और ड्रेसिंग की दराज में रखने लगा। फिर वापस मेरे पास आकर बैठ गया। कहने लगा, बेशक मुझे ज्यादा मेकअप पसंद नहीं, लेकिन ये कहकर वो चुप हो गया था। दोबारा कहने लगा, खैर मैं जबरदस्ती के किसी भी काम को पसंद नहीं करता हूँ। ये कहकर उसने अपनी जेब से मुंह दिखाई की अंगूठी निकाली और मेरे हाथ पे रख दी। कहने लगा, इसे पहन लो, मैं जरा कपड़े बदल कर आता हूँ। ये कहकर वो अलमारी से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। मैं बस खामोशी से उसे देखती रह गई थी। न उसने मेरी तारीफ में कोई शब्द बोला, न ही मुझे अपने हाथ से अंगूठी पहनाई थी। उसने बेगानों की तरह मेरे हाथ पे अंगूठी रख दी थी और चला गया था। मैं खामोशी से बस उसे जाता देखती रही थी। मुझे इतना भी जरूरी नहीं समझा था उसने कि मुझे मुंह दिखाई की अंगूठी मेरे हाथ में पहना देता। एक लड़की क्या कुछ सपने सजाकर अपने पिया के घर नहीं आती, लेकिन राघव ने वो सारे सपने एक ही रात में तोड़ कर रख दिए थे। थोड़ी देर बाद राघव लोअर और ढीली ढाली शर्ट के साथ बाथरूम से बाहर आया था और मुझसे बड़े ही रूखे शब्दों में कहने लगा, जाओ जाकर तुम भी चेंज कर लो। मैं उठकर खड़ी हो गई, अलमारी से अपने लिए एक सादा ड्रेस निकाला और वॉशरूम में चली गई। मेरा दिल इस वक्त बहुत दुख सा गया था। राघव अगर मेरी तारीफ कर देता तो क्या बुरा हो जाता। मैं इतनी भी आम शकल सूरत की लड़की नहीं थी, अच्छी खासी खूबसूरत थी। अपना चेहरा धोते हुए मुझे रोना आ रहा था। जब मैं चेंज करके बाहर आई और राघव के सामने बैठी तो कहने लगा, मेरी माँ और मेरी बहन मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए उनकी जबान से मैं तुम्हारे लिए कभी कोई शिकायत नहीं सुनूं। बस इस बात का ख्याल रखना। और सुहाना में तो मेरी जान बसती है। तुम्हारी वजह से अगर उसकी आंखों में जरा भी आंसू आए तो सोच लेना मैं तुम्हारे साथ कितना बुरा पेश आ सकता हूँ। ये थी मेरी शादी की पहली रात। इस रात तो पति अपनी पत्नी को अपनी मोहब्बत का विश्वास दिलाता है, मोहब्बत से बात करता है, उसकी तारीफ करता है और उस रात को यादगार बनाने के लिए जो कुछ भी कर सकता है वो सब करता है। लेकिन राघव को ऐसे समय में भी अपनी माँ और बहन का ख्याल था। मैं इस मिजाज की लड़की हरगिज न थी कि ससुराल में आते ही सास व नंद के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती। लेकिन आज की रात क्या था कि अगर राघव मुझे ये सब कुछ न कहता बल्कि बाद में मुझे समझा देता, मैं तो उसके मुंह से कुछ और सुनना चाहती थी। लेकिन वो अपनी बहन की तारीफ ही सुनाए जा रहा था कि तभी कमरे का दरवाजे पे दस्तक हुई थी। बाहर मेरी सास थी। कहने लगी, सुहाना की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, जल्दी से बाहर आओ। ये सुना था कि राघव फौरन से उठकर कमरे से बाहर निकल गया था। रात के वक्त सुहाना को क्या हो गया था मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसके रोने की आवाज मुझे अपने कमरे तक सुनाई दे रही थी। मैं अपने बेड से उठकर खड़ी हो गई और धीरे से चलती हुई अपने कमरे के दरवाजे तक आई थी। मैंने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला। सामने सुहाने के कमरे से रोने की आवाजें आ रही थी। राघव बार बार अपनी बहन से पूछ रहा था, क्या हुआ है सुहाना? सुहाना कहने लगी, राघव तुम कहीं मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मत जाओ, वो आ जाएगा, वो मुझे मार डालेगा। सुहाना की आवाज काफी डरावनी सी थी। पता नहीं वो किसकी बात कर रही थी, किसके आने का डर था जो वो यूं बेकाल सी हो रही थी।
मेरी सास भी सुहाना के कमरे में ही थी। दोनों ही सुहाना से कह रहे थे यहाँ कोई नहीं आएगा, लेकिन वो तो बस रोए जा रही थी। मुझे पता है राघव, तुम और मम्मी जैसे ही कमरे से बाहर जाओगे वो आ जाएगा, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। प्लीज राघव, मेरे पास बैठ जाओ, मुझे यूं अकेला छोड़ के मत जाओ। मैं धीरे से चलती हुई सुहाना के कमरे में आ गई थी और मेरी सास आंसू बहा रही थी। वो सुहाना के पास ही बैठी हुई थी। राघव भी सुहाना के पास बैठा था। सुहाना ने उनके दोनों हाथ पकड़ रखे थे, बहुत ज्यादा डरी हुई लग रही थी। मुझे देखकर राघव और मेरी सास दोनों ही कहने लगे, आओ आओ पूजा। मुझे देखकर सुहाना ने फौरन से राघव के हाथ छोड़े थे। मैंने कहा, सुहाना क्या हुआ है तुम्हें? मैं बहुत प्यार से उससे बात कर रही थी। मैं उसके बराबर जाकर बैठ गई, उसका सर सहलाने लगी, उसके आंसू साफ करने लगी। पता नहीं बेचारी के साथ क्या प्रॉब्लम थी। मैंने उसे अपने साथ लगा लिया। वो मेरे साथ लगकर सिसक सिसक के रोने लगी थी। मेरी जरा से अपनेपन पे ही सुहाना कहने लगी, पूजा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी आज की रात बर्बाद कर दी है, लेकिन वो मेरे बस की बात नहीं है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, बस तुम अब सोने की कोशिश करो। मैंने अपनी सास और राघव से कहा कि वो जाएं, मैं इसके कमरे में सो जाती हूँ। ये सुनकर राघव और मेरी सास ने मुझे प्यार भरी नजरों से देखा और दोनों ही कमरों से बाहर जा चुके थे। मैं सुहाना के पास ही लेट गई। वो मेरा हाथ जोड़े पकड़े सो गई थी। मेरी आंख सुबह जब खुली तब भी सुहाना सो रही थी। सुबह के 6 बज रहे थे। हल्की हल्की दिन की रोशनी फैलना शुरू हो गई थी। मैं उठकर कमरे से बाहर चली गई, लेकिन जब कमरे में दाखिल हुई तो सामने सोफे पे राघव बैठा सिगरेट पी रहा था, किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। मुझे देखकर उसने सिगरेट स्ट्रे में बुझाया था। पूरा कमरा धुआं धुआं हो रहा था। उसकी गुलाबी आंखें इस बात की गवाही दे रही थी कि वो रात भर सोया नहीं था। पता नहीं सुहाना के साथ क्या हुआ था, वो किससे डर रही थी। मुझे देखकर राघव सोफे से उठकर मेरे पास आ गया और कहने लगा, पूजा थैंक यू सो मच। मैंने कहा, वो किस लिए? कहने लगा, तुमने आज की रात के लिए बहुत सारे सपने सजाए होंगे, लेकिन सुहाना की तबीयत खराब की वजह से। मैंने कहा, राघव सुहाना मेरी बहन जैसी ही है। आपके घर में आपके साथ आपके बाकी रिश्तों को भी मैं दिल से निभाना चाहती हूँ। और फिर आपने शादी की रात बस यही एक फरमाइश तो की थी मुझसे। मेरे याद दिलाने पे राघव खुद से शर्मिंदा हुआ था, क्योंकि उसने मुझसे बड़े सख्त शब्दों में बात की थी, जबकि मेरा व्यवहार एकदम अलग था। उसने मेरे गले में बाजू जमाए और कहने लगा, हाँ मैंने तुमसे फरमाइश की थी, लेकिन शायद मेरे शब्द और कहने का अंदाज ठीक नहीं था। मैंने कहा, कोई बात नहीं राघव। राघव कहने लगा, तुम नहीं जानती, तुमने मेरा दिल जीत लिया है। ये कहकर उसने मुझे अपनी बाहों में ले लिया, प्यार से चूम लिया था। मैं शर्माकर उसकी बाहों से निकलने की कोशिश करने लगी। मैंने कहा, राघव दिन की रोशनी फैलने लगी है। कहने लगा, तो क्या हुआ, भले दिन की रोशनी फैल गई है, लेकिन सब लोग सोए पड़े हैं और फिर घर में मेरी माँ के अलावा कोई भी नहीं है जो हम लोगों को सुबह सुबह उठाने आ जाएगा। तुम पूरी रात सुहाना के पास रही हो, तो अब हमें इतना मौका मिलना चाहिए। ये कहकर राघव ने मुझे फिर से कसकर अपनी बाहों में भरा था और इस बार मैंने उसे रोका नहीं था। राघव मेरा वो गिला दूर कर चुका था, जिस मोहब्बत और अपनेपन की जो रात को मैं सपने सजाए बैठी थी, वो मुझे राघव से दिन की रोशनी
उतने में मिल चुकी थी। सुबह 10 बजे तक मैं नहाकर एक फैंसी साड़ी पहनकर कमरे से बाहर आ चुकी थी। राघव अब तक सो रहा था। मेरी सास उस वक्त किचन में नाश्ता बना रही थी। मैं किचन में चली गई। मुझे किचन में देखकर वो कहने लगी, तुम यहाँ क्यों आ गई बेटा? मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर बाहर ले आती हूँ। मैंने कहा, कोई बात नहीं मम्मी जी। मैंने घर की जिम्मेदारियां बहुत जल्द ही खुद पे ले ली थी। मेरी सास ससुर बहुत अच्छे थे और राघव का व्यवहार भी मेरे साथ बहुत अच्छा हो चुका था। बस एक सुहाना थी जो मेरी समझ से बाहर थी। कभी कभी तो उसका व्यवहार मुझे अच्छा लगता, जैसे सगी बहनें आपस में प्यार और मोहब्बत से रहती है, लेकिन कभी वो मुझसे बड़ी नफरत से देखती थी। मेरे लिए सुहाना एक उलझी हुई पहेली बनती जा रही थी। और शादी की पहली रात वाला हादसा जब भी मेरे दिमाग में आता, मुझे अजीबोगरीब से डर सताने लगते। कहीं सुहाना के साथ कुछ ऐसा गलत हादसा तो नहीं हो गया, क्योंकि उस रात राघव भी नहीं सोया था। मैंने उसके बाद कई बार अपनी सास से बातों बातों में सुहाना के बारे में पूछना चाहा, लेकिन वो बात को बदल जाती थी। मुझे ये महसूस होता कि मेरे इतने अपने पाने के बावजूद भी मुझे कोई ये बताना नहीं चाहता कि सुहाना के साथ क्या प्रॉब्लम है। दूसरी तरफ सुहाना का व्यवहार कभी तोला तो कभी मासा की तरह था। कभी मुझसे बड़ी मोहब्बत जताती और कभी मुझसे यूं हो जाती जैसे मैं उसकी सबसे बड़ी दुश्मन हूँ। मैं उसे कहती, क्या बात है सुहाना, तुम मुझे ऐसे यूं घूर के क्यों देख रही हो? वो कहती, कुछ नहीं, बस तुम्हारी खुशनसीबी पे जलन होती है कि तुम्हें कितना प्यार करने वाला पति मिला है। मुझे लगा शायद मुझे और राघव को देखकर उसके अंदर भी शादी की इच्छा जाग रही है। वो काफी खुश अक्ल टाइप की लड़की थी। मुझे हैरत है कि अब तक उसका कोई रिश्ता क्यों नहीं आया था, या उसकी शादी की बात घर पे क्यों नहीं होती थी। उम्र में वो मेरी जितनी ही थी, शायद मुझसे 1 साल बड़ी ही होगी। मुझे लगा भाई भाभी की मोहब्बत देखकर उसके दिल में भी ऐसी ख्वाहिश जन्म लेने लगी है। एक नेचुरल सी बात है। उन्हीं दिनों मेरे भाई का मेरे घर में जरूरत से ज्यादा चक्कर लगने लगे थे। कभी वो आम की पेटी उठाकर आ जाता, कहता माँ ने भेजी है, तो कभी अपनी मिठाई की दुकान से मुझे मिठाई लाकर देता, कहता मैंने सोचा तुम्हारा दिल चाह रहा होगा खाने को। मैंने महसूस किया था जैसे उसकी नजरें सुहाना पे टिकने लगी है। सुहाना अच्छी लड़की थी, मुझे पसंद भी थी। एक बार मैं मायके के लिए गई तो मैंने अपने भाई पुनीत से पूछ लिया, अब ऐसी कौन सी वजह है कि उसे मेरे ससुराल में इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं। मेरी बात सुनकर वो खिसियाना होकर अपना सिर खुजलाने लगा और मुस्कुराकर मुझे देखने लगा। वो मेरा भाई था, मैं उसके दिल की हालत अच्छी तरह समझ गई थी। कहने लगा, तुम्हारी नंद बहुत अच्छी है, तुम राघव जीजू से कहकर मेरी बात करो सुहाना के लिए। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ क्यों नहीं, सुहाना तो मुझे भी पसंद है। अच्छा है कि वो मेरी भाभी बन जाए। ये बात जब मैंने अपनी सास से कही तो वो भी खुश हो गई। कहने लगी, जब तुम इतनी अच्छी हो तो तुम्हारे घर वाले भी बहुत अच्छे होंगे। मुझे तो इस रिश्ते पे कोई ऐतराज नहीं। मैं रात को ही राघव से बात करती हूँ। लेकिन जब ये बात राघव से कही तो वो चुप हो गया। कहने लगा, मुझे नहीं लगता पुनीत सुहाना के लिए ठीक है। ये बात सुनकर मुझे अजीब लगा था। मेरी सास को जब पता लगा तो वो भी कहने लगी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लड़का अच्छा है, अच्छा खासा कमाता है, शकल सूरत काफी अच्छा है और फिर देखा भला घर है। मैं राघव के इनकार की वजह समझ नहीं पा रही थी। मेरे भाई में ऐसा कोई खूबी नहीं थी। हालांकि पहले तो वो खुद उसकी तारीफ करते नहीं थकता था कि पुनीत बहुत अच्छा है, उसकी आदत बहुत अच्छी है, कमाता भी अच्छा है। जब अपनी बहन की बात आई तो मेरे भाई के लिए साफ मना कर दिया राघव ने।
खाना भी बीच में छोड़ दिया था। कहने लगा, नहीं, मुझे ये रिश्ता किसी भी तौर पे मंजूर नहीं है। ये कहकर वो कमरे से चला गया। उस वक्त सुहाना अपने कमरे में ही थी। उसे इन बातों की भनक तक नहीं पड़ी थी। मेरी आंखों में आंसू झलक पड़े थे। मैंने कितने मान से अपने भाई के लिए ये रिश्ता मांगा था। मेरी सास को भी कोई ऐतराज नहीं था। पता नहीं राघव ने क्यों इनकार कर दिया। मेरी सास कहने लगी, मैं दोबारा राघव से बात करूंगी, तुम दिल बुरा मत करो। मैंने कहा, नहीं मम्मी जी, कोई बात नहीं, रिश्तों का होना न होना तो नसीब की बात है। लेकिन दूसरे दिन जो हुआ, मैं सोच भी नहीं सकती थी। इस बात की खबर सुहाना तक पहुंची थी तो वो बड़े गुस्से में मेरे कमरे में आई थी और कहने लगी, तुम चाहती क्या हो? क्या सोचकर तुमने अपने लफंगे भाई का रिश्ता मेरे लिए मांगा है? वो क्या, उसकी हैसियत क्या है मेरे आगे? मैं जानती हूँ तुम्हारी क्या चाल है। मीठी छुरी बनकर तुम डस रही हो, राघव के सामने मुझसे हमदर्दी जताती हो और मुझे अपने भाई के साथ यहाँ से भगाने के चक्कर में हो ताकि इस घर से मैं चली जाऊं और पूरे घर पे तुम्हारा राज हो जाए। मैंने कहा, सुहाना, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें सारी जिंदगी यहाँ नहीं रहना, तुम्हारी शादी तो होनी ही है। मुझे नहीं पता था कि पुनीत का रिश्ता तुम्हें इस कदर बुरा लगेगा। वो कहने लगी, मुझे नहीं करनी किसी से भी शादी, नहीं मुझे अपना घर छोड़कर कहीं जाना है। मैं हमेशा यहीं रहूंगी, समझी? आगे से मेरे लिए अपने भाई का या फिर किसी भी खानदान से रिश्ता लेकर आने की जरूरत नहीं। एहसान होगा तुम्हारा मुझ पे। मैं जैसी जी रही हूँ, जैसी जिंदगी गुजार रही हूँ, बस मुझे गुजारने दो, मेरा भला मत करो। मैं नहीं जानती थी सुहाना इस तरह का रिएक्ट क्यों कर रही थी। मैंने पुनीत को फोन किया और कह दिया कि सुहाना तुमसे शादी नहीं करना चाहती, उसने साफ मना कर दिया है। राघव का नाम मैंने नहीं लिया था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे घर वालों की नजर में मेरे पति की इज्जत खराब हो। पुनीत कहने लगा, क्यों नहीं चाहती आपकी नंद मुझसे शादी करना? मुझमें बुराई क्या है? मैंने कहा, तुम उसे छोड़ो ना पुनीत, भूल जाओ। उसे वो नहीं चाहती तो मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे भी ससुराल का मामला है, मैं दोबारा से सवाल नहीं उठा सकती। मैं तुम्हारे लिए सुहाना से भी ज्यादा खूबसूरत लड़की ढूंढूंगी। मैं अभी उसे ये बात कर ही रही थी कि उसने फोन बंद कर दिया। मैं जानती थी इस वक्त वो किस तकलीफ से गुजर रहा होगा, लेकिन मुझे ये भी पता था वो दोबारा सुहाना की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखेगा, और ऐसा ही हुआ था। पुनीत दोबारा मेरे घर नहीं आया था, लेकिन मैंने एक बात नोट की थी कि जब भी सुहाना कहीं से सुहाना के लिए रिश्ता आता तो सुहाना भड़क उठती और राघव भी मना कर देता था। मुझे उन दोनों बहन भाइयों की बात बिल्कुल समझ नहीं आती थी। एक दिन तो मेरी सास उनके सामने रोने लगी, कहने लगी, बेटा तुम क्या चाहती हो? क्यों सुहाना को तुमने इतना सर पे चढ़ा रखा है? जो भी रिश्ता आता है या तुम इनकार कर देते हो या फिर सुहाना इनकार कर देती है। वो तो शादी का नाम तक नहीं सुनती। जब भी शादी क्यों कहती हूँ तो चीखने चिल्लाने लगती है, अपने कमरे की चीजें तोड़ने फोड़ने लगती है। कहती है कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो मुझे इस घर से निकालना चाहते हो? अगर मैं इस घर से गई तो मर जाऊंगी। मुझे अपनी बेटी की हालत देखी नहीं जाती, मुझे लगता है वो पागल हो जाएगी। मैंने तुमसे भी कहा था कि उसे किसी दिमागी डॉक्टर को दिखा दो। पता नहीं उसे कौन से रात को साए नजर आते हैं जो रातों को चीख चीख कर उठ जाती है और कहती है कि वो उसे मार डालेगा। अपनी सास के मुंह से ये सुनकर मुझे अब सुहाना पे शक होने लगा था। इसका मतलब उस पे किसी भूत प्रेत का साया था, तभी तो वो ऐसी थी।
मुझे याद आने लगा, जब कोई आत्मा किसी लड़की पे आ जाती है तो वो लड़कियां ऐसी ही होती है। वो आत्मा जाती नहीं और ना ही उस लड़की की शादी होने देती है। राघव ने कोई भी जवाब नहीं दिया, बस यही कहने लगा कि जब वो शादी नहीं करना चाहती तो क्यों आप उसके पीछे पड़ी हैं। आप तो जानती हैं कि आप उसके साथ जबरदस्ती करेंगी तो वो कितना तोड़ फोड़ करेगी, पूरा घर सर पे उठा लेगी, उसको उसके हाल पे छोड़ दे। मेरी सास कहने लगी, कैसे छोड़ दूं बेटा, शादी की भी अपनी उम्र होती है। आज तो उसके अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, कुछ साल और गुजर गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मेरी सास की बात बिल्कुल ठीक थी। लड़कियों की शादी की एक उम्र होती है और अगर उम्र गुजर जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन पता नहीं राघव और सुहाना को क्यों समझ नहीं आता था। अगर सुहाना के साथ कोई प्रॉब्लम थी तो इसका इलाज होना चाहिए था। रात को जब मैंने ये बात राघव से कही तो वो कहने लगा, उसके साथ कोई समस्या नहीं है, कोई आत्मा वात्मा का चक्कर नहीं है, बस थोड़ी सी दिमागी मरीज हो गई है, शादी को लेकर शादी करना ही नहीं चाहती है। तो क्यों माँ उसके पीछे पड़ी हुई है, क्यों उसके हाल पे नहीं छोड़ देती। बहुत सी लड़कियां शादी नहीं करती, ऐसे ही जिंदगी गुजार देती है। मुझे राघव की बात बहुत बुरी लगी। मैंने कहा, राघव आप ये बात कैसे कह सकते हैं, ये भी कोई जिंदगी है जिसे आप अपनी बहन के लिए चुन रहे हैं। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने अपना तकिया ठीक किया और सोने के लिए लेट गया। लेकिन फिर उस रात जो कुछ मैंने देखा, मेरे होश उड़ गए थे। रात को मेरी आंख खुली तो राघव कमरे में नहीं था। ये देखकर मैं हैरान हुई थी कि वो इस वक्त कहाँ जा सकता है। मुझे प्यास महसूस हुई, इसलिए मैं उठकर कमरे से बाहर आ गई। फ्रिज से पानी की बोतल निकाली और पानी पिया तो मुझे सुहाना के कमरे से हंसने और बातें करने की आवाजें आ रही थी। मेरा दिल डर से कांप गया था। मुझे लगा शायद उस पे किसी आत्मा का असर हुआ है, जो वो अकेले में हंस रही है और बातें कर रही है। लेकिन दूसरी आवाज सुनकर मेरे होश उड़े थे। दूसरी आवाज तो राघव की थी। उस वक्त वो सुहाना के कमरे में क्या कर रहा था? इस वक्त उसे अपनी बहन के कमरे में क्या काम था? मैं कमरे के पास आई और फिर जो बातें मेरे कानों में पड़ी थी वो बहन भाई के रिश्ते को शर्मसार कर रही थी। मैं फौरन अपने कमरे में आ गई थी। मेरा सर बुरी तरह चकरा रहा था। ये क्या रिश्ता था? कोई भी भाई अपनी बहन से और कोई भी बहन अपने भाई से ऐसी बातें नहीं करती जैसा कि उन दोनों के बीच में हो रही थी। मुझे लगा मेरे दिमाग की नसें फट जाएंगी। मेरे आंसू मेरे बस में नहीं थे, मैं रोए जा रही थी। 1 घंटे बाद राघव कमरे में आया तो मुझे जागते देखकर बुरी तरह चौंका था। मुझे रोता हुआ देखकर कहने लगा, तुम्हें क्या हुआ है? मैंने कहा, आप कहाँ से आ रहे हैं? मेरी बात सुनकर वो नजरें चुराने लगा। मैं खड़ी हो गई। मैंने कहा, राघव आप और सुहाना? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई भाई इतना गिरा भी हो सकता है। मेरी बात सुनकर वो एकदम से कहने लगा, वो मेरी बहन नहीं है। ये सुनकर तो मुझे धक्का सा लगा था। मैंने कहा, क्या मतलब आपका? वो कहने लगा, जिसे तुम मेरी माँ समझती हो वो मेरी माँ भी नहीं है, बल्कि वो मेरी चाची है और सुहाना उनकी बहन की बेटी है। मेरे माँ बाप का तो बचपन में ही देहांत हो गया था। जब मैं 7 साल का था तभी मेरे माँ बाप मुझे अकेला छोड़कर चल बसे थे। इसीलिए चाची ने ही मुझे बेटा समझकर पाला था। चाची की अपनी औलाद औलाद नहीं थी, इसलिए चाची ने बचपन से ही सुहाना को अपनी बहन से गोद लिया था। सुहाना को मुझसे पहले ही चाची ने गोद लिया था।
चाची की बहन के 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, जिनमें से उनकी बहन एक बच्ची चाची को दे दी थी और चाची ने उसे अपनी बेटी बना लिया था। मैं भी हमेशा सुहाना को बहन समझता था, लेकिन कब हम दोनों में मोहब्बत हो गई पता ही नहीं चला। मुझे पहली बार इस बात का अंदाजा उस समय हुआ जब मेरी शादी तुमसे हुई थी, और इस बात का एहसास सुहाना को भी तभी हुआ था कि वो मेरे बगैर नहीं रह सकती। इसीलिए जो कुछ किया बस एक ड्रामा रचाया था। उस पे न किसी आत्मा का साया है, न ही वो किसी से डरती है, और न ही कोई दिमागी मरीज है। बस वो तुम्हें मेरे साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर मैंने तुमसे शादी करने जाना था, उस रात को मेरे साथ लगकर बहुत रोई थी। कहने लगी, राघव मैं मर जाऊंगी, ये शादी मत करो। जब से तुम्हारी मंगनी हुई है तब से मुझे इस बात का अंदाजा हुआ है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, और बहन कहने से मैं तुम्हारी बहन हो नहीं चाहती, और न मेरे कहने से तुम मेरे सगे भाई हो जाओगे। मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ, लेकिन उस समय तक देर हो चुकी थी। मैं नहीं चाहता था मेरी वजह से तुम्हारी शादी रुक जाए और तुम्हारी बदनामी हो, लेकिन मुझे तुमसे शादी करने के लिए जाना पड़ा था। शादी की पहली रात जो कुछ हुआ था वो सब सुहाना का ड्रामा था। वो नहीं चाहती थी कि उस रात मैं तुम्हारे साथ रहूं और सुहाग रात मनाऊं, और इसी रात मुझे अच्छी तरह मालूम हो गया था कि मैं भी सुहाना के बगैर नहीं रह सकता। लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने के लिए इसीलिए भी नहीं सोच रहा था क्योंकि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुमने कभी भी मुझे शिकायत का मौका नहीं दिया। मैं अपनी चाची को मना लूंगा, बस तुम मुझे सुहाना से शादी करने की अनुमति दे दो, क्योंकि न तो मैं उसको किसी और के साथ देख सकता हूँ और न ही वो किसी और के साथ मुझे बर्दाश्त कर सकती है। मैं आंखें फाड़े राघव की बातें सुन रही थी। मुझे अपने कानों पे विश्वास नहीं आ रहा था। मैंने कहा, अगर आप लोगों का ऐसा ही कोई इरादा था तो मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों किया? वो कहने लगा, शादी के बाद मुझे एहसास हो गया था कि तुम बहुत अच्छी हो और मैं तुम्हें तलाक देना नहीं चाहता, लेकिन ये भी एक सच्चाई है, मैं सुहाना को भी छोड़ नहीं सकता। मैंने कहा, आपको इस बात का अंदाजा है कि समाज क्या कहेगा? थूकेगा आप लोगों पे। दुनिया के सामने आप लोग बहन भाई का रिश्ता निभा रहे हो, और अंदर से राघव कहने लगा, मुझे किसी की परवाह नहीं है, और न वो मेरी बहन है और न मैं उसका भाई हो। तुम मुझे ये बताओ, तुम सुहाना को सौतन के तौर पे बर्दाश्त कर सकती हो या फिर मैं तुम्हें तलाक दे दूं? तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। राघव ने मेरे सामने 2 रास्ते रखे थे, वो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल थे। मैं किसी अमीर घराने से संबंध नहीं रखती थी। मेरी 2 बहनें और भी थी। अगर तलाक का टीका लेकर मैं मायके की दहलीज पे बैठ जाती तो फिर मेरी दोनों बहनें भी अपने आने वाले रिश्तों के लिए सवालिया निशाना बन जाती कि बड़ी बहन न जाने ऐसा क्या किया था जो तलाक लेकर बैठ गई है। और दूसरा रास्ता भी मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि राघव की मोहब्बत मेरे लिए नहीं बल्कि सुहाना के लिए थी। आप ही लोग बताएं, मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? आज की कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पे कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।